और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि 78 अंदर हो चुके हैं। इसके साथ ही अब अमृतपाल का नंबर है। अमृतपाल 79वां हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटे में अमृतपाल गिरफ्तार हो सकता है। अमृतपाल के पास वक्त कम बचा है, फिलहाल फरार है। कहां है यह भी आपको बताऊंगा, और पुलिस इसके पीछे पीछे कहां तक पहुंची है। अगली तस्वीर देख रहे हैं आप। पूरे पंजाब में इस तरह पुलिस गश्त कर रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। अमृतपाल कहीं भी निकल कर जाने ना पाए, पुलिस ने पूरी तैयारी और पूरी घेरेबंदी कर ली है। ये पुलिस का जो दस्ता आप देख रहे हैं सड़क पर, इससे तस्वीर साफ है। लेकिन अमृतपाल की गाड़ी पकड़ी गई है, ये देख रहे हैं आप। ये है अमृतपाल की गाड़ी। इसी गाड़ी में पंजाब नंबर की गाड़ी है, इसी गाड़ी में अमृतपाल था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये गाड़ी एक ड्रग माफिया की है। अमृतपाल जिस गाड़ी में सवार था वो एक ड्रग माफिया की गाड़ी है। अब आप अंदाजा लगाइए अमृतपाल के पीछे हाथ किसका है, अमृतपाल को कौन आगे बढ़ा रहा था। और अमृतपाल ने बाकायदा अपनी फौज बना ली थी। उस फौज के बारे में आपको बताऊंगा, पहले रिपोर्ट देखिए। पुलिस किसी भी वक्त अमृतपाल को दबोच सकती है। पूरे पंजाब की पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। अमृतपाल के हर एक ठिकाने पर रेड हो रही है। पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल के कई करीबियों को उठा लिया है। पुलिस अमृतपाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वाहिगुरू जी, पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे। संगत ਨੂੰ बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन मैं लाइव सेंड कर देता हूं। अमृतपाल के हर एक एक्शन पर नजर है। वो तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहा है, लेकिन ज्यादा वक्त तक पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अमृतपाल भागा कैसे। अमृतपाल के पकड़ने ही वाली थी पुलिस के शिकंजे में आने ही वाला था, चंद कदम दूरी थी, लेकिन अमृतपाल भागने में कैसे कामयाब हो गया, खुद आपको बताने जा रहा हूं। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, उनकी जुबानी देख रहे हैं। ये जो लाव लश्कर और काफिला जा रहा, देखिए सबसे आगे गाड़ी में अमृतपाल सवार था और उसके पीछे देखिए पंजाब पुलिस इसी तरह से पीछा कर रही थी अमृतपाल का। देख रहे हैं भारी लाव लश्कर के साथ पूरी तैयारी थी। सबसे आगे देखिए 3 गाड़ियों के पीछे मर्सिडीज जो आप देख रहे हैं, इसमें अमृतपाल था और कैसे निकल भागा। दरअसल जालंधर से मोगा की ओर जा रहा था अमृतपाल। कल दोपहर 1 बजे अमृतपाल का काफिला जो है वो महतपुर से आगे बढ़ा। पंजाब पुलिस ने पहले से वहां डेरा डाल रखा था, आएगा आते ही पकड़ लेंगे। पंजाब पुलिस का घेरा देखकर अमृतपाल ने फौरन भागने की कोशिश की। काफिले में आगे चल रही 2 गाड़ियों से 7 लोग पुलिस ने पकड़ लिए और अमृतपाल की कार का काफिले में तीसरे नंबर पर जो थी उसमें अमृतपाल मौजूद था, उस मर्सिडीज में। और यह मर्सिडीज एक ड्रग माफिया की बताई जा रही। अमृतपाल के ड्राइवर ने गाड़ी फौरन लिंक रोड की तरफ घुमा दी। जैसे ही पुलिस को पीछे देखा, यू टर्न लेकर एक लेन वाली लिंक रोड पर गाड़ी ले भागा। इसके बाद ड्राइवर ने फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी भगाई। पुलिस की 60 से ज्यादा गाड़ियां अमृतपाल के पीछे इसी तरह से भाग रही थीं। करीब 1.5 घंटे तक पुलिस ने अमृतपाल का पीछा किया। अमृतपाल आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। सोचिए क्या हालत होगी, क्या मंजर रहा होगा पंजाब की सड़कों पर। पहले अमृतपाल की गिरफ्तारी की खबर आई कि पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने अमृतपाल के फरार होने की बात कही। जालंधर पुलिस के डीआईजी खुद उस वक्त मौके पर मौजूद थे। अमृतपाल का पीछा करने के दौरान उसी रास्ते पर थे। पुलिस के पीछा करने पर अमृतपाल ने कई बार रूट बदला, पुलिस को डॉज देने के लिए रूट बदला। 12 से 13 किलोमीटर लंबी लिंक रोड पर पहुंच गया अमृतपाल। पुलिस से करीब सिर्फ 1 किलोमीटर आगे निकला था, ज्यादा फर्क नहीं था, 1 किलोमीटर की दूरी थी। उसके बाद फौरन 5-6 मोटरसाइकिल आ गई और मोटरसाइकिल से जाकर वो जानबूझकर टकरा गया। टक्कर का मकसद पुलिस का पीछा करने से रोकना था। कार में अमृतपाल समेत 4 लोग सवार थे। अमृतपाल ने इस दौरान कई गाड़ियां बदल डाली। पुलिस को चकमा देने की अमृतपाल ने पूरी कोशिश की। जालंधर के नकोदर में अमृतपाल की गाड़ी उसके बाद खड़ी मिली है। शुरू में मैंने गाड़ी दिखाई, गाड़ी से अमृतपाल का मोबाइल भी मिल गया है। दावा यह है जालंधर मोगा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था और अमृतपाल की तलाश में पुलिस की
5 टीमें इस वक्त तैनात हैं। कई जिलों से रातों रात पुलिस फोर्स बुला ली गई है और अभी स्थिति यह है कि अमृतपाल कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सुनिए जरा जालंधर के डीआईजी स्वप्न शर्मा क्या कह रहे हैं। 7 लोग पहले कल सुबह और 3 कल शाम को गिरफ्तार हुए हैं। 7 इलीगल वेपन्स और 300 से ज्यादा राउंड्स वो पोजीशन में मिले हैं। 3 गाड़ियां जो हैं वो मिली हैं हमें, जो यूज करते थे। हथियार जो मिले हैं वो कुछ 7 के करीब वेपन मिले हैं, इलीगल वेपन्स, और 300 से ज्यादा बुलेट्स वो मिली हैं। ये ऑपरेशन चला था कुछ 7-8 घंटे के करीब। शुरू में मैंने आपको बताया अमृतपाल को जहां भागना है भाग ले, लेकिन उसने जो फौज तैयार की थी देश के खिलाफ, अमृतपाल एक फौज तैयार कर रहा था। उस फौज में जो जो चीजें मिली हैं आप देखकर तंग रह जाएंगे। देखिए पहली तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, ये असलाहा है। ये आप देख रहे हैं कारतूस के पट्टे 1, 2, 3। ये देखिए जो बंदूकें आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये सिर्फ 5 असलहे जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये सब उसके फौज का हिस्सा थे। उसके साथ जो फौजी रहते थे, जो फौज तैयार की थी, ये असलहे लेकर उसकी फौज चल रही थी। सोचिए पंजाब में पुलिस है सुरक्षा के लिए, पंजाब में सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, बीएसएफ भी है, बॉर्डर इलाका है, तो भला किसी को फौज बनाने की जरूरत क्या है? और वो फौज जिसके पास असलहे और गोले बारूद हो, ऐसी फौज का मकसद क्या है? क्या अमृतपाल ये फौज भारत के खिलाफ खड़ी कर रहा था? सिर्फ इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अमृतपाल की अपनी गाड़ी से देखिए ये तलवार बरामद हुई। कृपाण है ये, अमृतपाल जब भागा है उस गाड़ी के अंदर ये मौजूद थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। फौज कौन सी बना रहा था ये आप देख रहे हैं। इन बंदूकों पर लिखा है AKF। एक ये आप देख रहे हैं, ये दूसरी बंदूक है, सफेद रंग से AKF लिखा है। यही है आनंदपुर खालसा फोर्स, जिसे आप आनंदपुर खालसा फौज भी कह सकते हैं। ये फौज वो तैयार कर रहा था। क्या क्या असलाहा बरामद हुआ है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इतना असलाहा आ कहां से रहा था, इतना पैसा कहां से आ रहा था जो वो हथियार भी खरीद पा रहा था और गाड़ी भी खरीद पा रहा था। पहले देखिए जो असलाहा बरामद हुआ है क्या क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये आपके लिए टेबल पर रखा है। इसमें वो सारे हथियार हैं जो बरामद हुए हैं अब तक। ये वो हैं जिनकी तस्वीरें आई। अमृतपाल पर पंजाब पुलिस ने यह सबसे बड़ा खुलासा किया है। आनंदपुर खालसा फोर्स बना रहा था अमृतपाल। अमृतपाल ने AKF बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। AKF नाम से प्राइवेट आर्मी बनाने का शक है अमृतपाल पर। घर और साथियों से बरामद हथियार पर, हर हथियार पर लिखा है AKF, यानी आनंदपुर खालसा फोर्स। युवाओं को गुमराह कर प्राइवेट आर्मी बना रहा था। पंजाब के भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहा था, खालिस्तान के लिए तैयार कर रहा था, उसके लिए माइंड वॉश कर रहा था। जल्लूपुर खेड़ा में इसका मुख्यालय है, यही इसका गांव भी अमृतपाल का। अमृतपाल का पैतृक गांव है जल्लूपुर खेड़ा और यहीं इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया, अपनी जमीन तैयार की। जालंधर से लावारिस कार पुलिस ने एक बरामद की है और कार से भारी मात्रा में ये सारे हथियार बरामद किए गए। राइफल, दर्जनों कारतूस भी मिले हैं गाड़ी से। 12 बोर की 6 राइफल मिली है, 193 कारतूस मिले। कार से बरामद सभी हथियार अवैध थे। सोचिए जरा, पंजाब की सड़कों पर अवैध हथियार लेकर खुलेआम धड़ल्ले से घूम रहा था। पंजाब पुलिस को अब तक पता भी नहीं था। अमृतपाल पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। एक करीबी से 100 से ज्यादा अवैध कारतूस मिले, सब अवैध। पूछताछ में बताया कि अमृतपाल ने ये कारतूस दिलाए उसे, ये बरामदगी हुई है। ये तो सिर्फ हथियारों की बात हो गई। अब आपको दिखाने जा रहा हूं गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला जो उसके साथ चलता था। ये कौन देता था गाड़ियां, कहां से आ रही थी ये गाड़ियां? जरा गाड़ियों की तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये वो गाड़ी है जो गाड़ी बरामद हुई है, अमृतपाल के काफिले में शामिल थी। ये गाड़ी जिसमें अमृतपाल खुद सवार था। अमृतपाल इस गाड़ी को छोड़कर भागा है, यह भी खबर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अमृतपाल जो गाड़ियां साथ लेकर चलता था उसमें गाड़ियां कौन कौन सी थी। अभी बहुत सी और गाड़ियों की तलाश है। देखिए जरा, ये वो गाड़ी जिसमें अमृतपाल चलता था और पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की ये 2 गाड़ियां जब्त की हैं, एक ये और एक ये। फोर्ड और क्रेटा कार को जब्त कर लिया है पंजाब पुलिस ने। अमृतपाल के काफिले में 3 SUV थी, 3 SUV। अमृतपाल मर्सिडीज पर सवार रहता था
और आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये मर्सिडीज जिसके नाम थी वो एक ड्रग माफिया है। ड्रग माफिया की मर्सिडीज में अमृतपाल चल रहा था, तो ड्रग माफिया से क्या कनेक्शन है? क्या ये जो सारा पैसा आ रहा था फौज बनाने का, गाड़ियां खरीदने का, ये ड्रग रैकेट के जरिए आ रहा था? इस ड्रग रैकेट, अब जब बात ड्रग की हो रही तो इसका कनेक्शन पाकिस्तान से होगा, और पाकिस्तान से है तो आईएसआई से होगा। इस गाड़ी से उसने पुलिस को चकमा दिया, और अमृतपाल के काफिले में गाड़ियों को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। अमृतपाल ने लग्जरी गाड़ियां खरीदी कैसे? इसके लिए फंडिंग किसने की? पैसा कहां से आया? पंजाब पुलिस ने आईएसआई लिंक का भी दावा किया है। अमृतपाल या इन जैसे जो लोग हैं जिनके कनेक्शन ड्रग रैकेट या ड्रग माफियाओं से हो रहे हैं, पंजाब ऐसे ही नहीं उड़ता। पंजाब रगों में ड्रग और जहर घोलने वाले ऐसे ही लोग हैं जो भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर गुमराह करते हैं, उनकी रगों में ड्रग भरते हैं, अपना धंधा चलाते हैं और इस तरह से अपनी दुकानें चलाने लगते हैं। अमृतपाल को आतंकी संगठनों से भी फंडिंग होती है। जैश के साथ लश्कर ने अमृतपाल को फंडिंग की, और अमृतपाल के संगठन वारिस पंजाब दे को पाक से भी फंडिंग है। अमृतपाल को विदेशी फंडिंग की भी जांच चल रही है। तो चारों तरफ से अमृतपाल शिकंजे में है, ज्यादा दिन भाग नहीं पाएगा। हमारे सहयोगी विवेक मौजूद थे उस जगह पर जहां अमृतपाल की गाड़ी पकड़ी गई। विवेक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। अमृतपाल की गाड़ी मेरे साथ है। अमृतपाल की गाड़ी जो जब्त की है पंजाब पुलिस ने, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सलेमा गांव है, जालंधर के क्षेत्र में आता है, और देखिए आप, ये उसी जगह से कुछ दूरी पर स्थित है जहां पर, और देखिए तलवार अंदर हमें दिख रही है, तलवार हमें दिख रही है, नंबर प्लेट हमें दिख रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहां पर कुछ पानी की बोतल्स हैं, वॉकी टॉकी मिला है, यहां पर हथियार भी मिला है, राइफल भी मिली है, ऐसा पुलिस का कहना है, पुलिस का दावा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतपाल की गाड़ी है जिसे यहां से अब पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है। अमृतपाल के सलेमा गांव स्थित गाड़ी, अंदर राइफल है, अंदर जो है यहां पर राइफल के साथ साथ तलवार भी मिली है, और तलवार के अलावा यहां पर पुलिस का दावा है कि वॉकी टॉकी मिला है। यही वो कार है ये जिसे जब्त किया गया है। अमृतपाल की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 4x4, ये प्रीमियम कार जो अमृतपाल की बताई जा रही है, जिस पे कोई नंबर प्लेट नहीं है, अंदर कई सारी नंबर प्लेट रखी हुई थी। आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं पुलिस ने अब तक क्या क्या एक्शन लिया है। पूरे दिन पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के लिए भी मोस्ट वांटेड है। पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल फरार हो गया। पंजाब पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया, लेकिन अमृतपाल समर्थकों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा। शहर शहर से अमृतपाल के समर्थकों को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर रही। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पंजाब पुलिस अमृतपाल के समर्थकों को उठा रही। जालंधर के महतपुर का एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें अमृतपाल के साथियों को पुलिस हिरासत में लेती दिख रही। आज दूसरे दिन पुलिस ने 34 करीबियों को गिरफ्तार किया है। पहले दिन अमृतपाल के 78 सहयोगियों को पकड़ा गया था। अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी को अरेस्ट किया गया है। वो एक एक्टर और प्रोड्यूसर है। पुलिस अब तक वारिस पंजाब दे से जुड़े 112 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अमृतसर देहात से भी पुलिस ने अमृतपाल के 7 सहयोगियों को पकड़ा है। पुलिस ने भारी मात्रा में बंदूक और कारतूस भी बरामद किए। अमृतपाल के करीबियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच सभी की पेशी हुई। और इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने कई शहरों में फ्लैग मार्च किया है। जालंधर में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है और पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं मोहाली में पंजाब पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यहां अमृतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। सुनिए जरा जालंधर के एसएसपी स्वर्णदीप सिंह क्या कह रहे हैं। देखो, अमृतपाल में ऑपरेशन तो चल रहा है जी। जो इनपुट्स आ रही है, ह्यूमन इंट है, वो चल ही रहा है। हाँ, गाड़ियां हमको मिली है, 3 गाड़ियां मिली हैं अभी तक, जिसमें से 2 गाड़ियां की कार्रवाई और 7 बंदे की जो कार्रवाई है वो अमृतसर रूल ने की है। जो आज गाड़ी मिली है उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। कुछ आरोपियों को क्या असम भेजा गया है? हाँ, वो सेंट्रल एजेंसीज ने भेजा है, उसके बारे में वो बता सकते हैं। राइट, अब आपको दिखाता हूं वो जेल। अमृतपाल के जो सहयोगी पकड़े गए हैं उन्हें पंजाब से असम ले जाया गया। देख रहे हैं, ये है डिब्रूगढ़ की वो जेल जहां अमृतपाल के करीबियों को लाकर रखा गया है, जिन्हें पंजाब में पकड़ा गया है, जिससे माहौल ना खराब हो पंजाब का। उन्हें असम ले आया गया है। असम की, ये देख रहे हैं, सेंट्रल जेल डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में है। क्यों ले जाया गया, कैसे उन्हें ले जाया गया, इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। आप समझिए, सिर्फ प्लानिंग इसलिए कि पंजाब में अगर रखा जाता तो सिचुएशन खराब हो सकती थी, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते थे।
इसलिए ले जाकर डिब्रूगढ़ में रखा गया है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और प्रॉब्लम पैदा ना हो। देख रहे हैं, पंजाब से बाकायदा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए 1919 किलोमीटर दूर पंजाब से असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया है। इतनी दूर ले जाने के पीछे मकसद पंजाब के हालात ठीक रहें, पंजाब में कानून व्यवस्था चुनौती न बने, इसलिए ले जाया गया है और हालात सामान्य हो सके, यह है तैयारी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हमारे सहयोगी अविनाश की रिपोर्ट। देखिए उस जेल के बाहर जहां अमृतपाल के सहयोगियों को ले जाकर रखा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब से पंजाब पुलिस की एक दल जो है पंजाब के खालिस्तानी संगठन के 4 आरोपियों को यहां पर डिब्रूगढ़ लेकर आए हैं। डिब्रूगढ़ के सेंट्रल जेल में इनको रखा गया है। इस समय हम दिखा रहे हैं डिब्रूगढ़ के सेंट्रल जेल में इन चारों आरोपियों को रखा गया है। डिब्रूगढ़ के मोहनबाड़ी एयरपोर्ट में विशेष विमान से इनको लाया गया था। आज एयरफोर्स की एक विशेष विमान से इनको डिब्रूगढ़ लाया गया था और एक जो 27 जन की एक पूरी टीम जो है पंजाब पुलिस की इनको साथ लेकर आई थी। हालांकि इनके नामों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हमने बार बार जो अधिकारी इनके साथ आए हैं, पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी जो आए हैं, जेल के अधिकारी आए हैं, उनसे हमने बात करनी चाहिए, उनसे हम लोगों ने जानकारी लेनी चाहिए कि किसको यहाँ पर लाया गया है, उनके नामों की जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने नाम बताने से इनकार किया है। ये देखिए, जब असम में भी एक समय अरेस्ट हुआ था, हमने बिहार का भागलपुर जेल तक लोगों को भेजा था सिक्योरिटी का कारण। शायद पंजाब पुलिस का मन में है कि थोड़े दिन असम में रहे, तो ये तो पुलिस कोऑपरेशन है, तो उसमें मुझको बहुत बोलना नहीं है इसमें। अब मैं आपको बताता हूं अमृतपाल के खिलाफ कैसे एक्शन ले रही है पंजाब की पुलिस। उसके बाद बताऊंगा क्या अमृतपाल देश छोड़कर भाग गया और गया तो कहां जा सकता है। सबसे पहले देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं वॉर रूम, पंजाब पुलिस खड़ी है अंदर। आप देख रहे हैं वॉर रूम, पूरी तरह से वॉर रूम में नजर है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, पुलिस का मूवमेंट कहां हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया है पुलिस ने। अमृतपाल की तलाश में पूरे पंजाब में सर्च ऑपरेशन हो रहा है। अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में भारी पुलिस तैनात है और गांव में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर है और पूछताछ हो रही है। अमृतपाल को लेकर गाड़ियों की तलाशी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर, हर गली चौराहे नुक्कड़ पर। अमृतपाल के 100 करीबी उठाए जा चुके हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है। अमृतपाल का फाइनेंसर जो पैसा देता था दलजीत सिंह कलसी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने जालंधर में फ्लैग मार्च निकाला है, पुलिस ने मोहाली में भी फ्लैग मार्च किया है, जिससे हालात सामान्य रहे। मोबाइल और इंटरनेट बल्क SMS सेवा 20 मार्च तक बंद है और लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। साथ ही साथ 2 दिन नहीं, रोडवेज 2 दिन चलने वाली नहीं है। अमृतसर, फाजिलका, मोगा, मुक्तसर में 144 लगा दी गई, धारा 144 लागू है। 20 दिन पहले अमृतपाल को पकड़ने का फैसला हुआ, यानी कल जो एक्शन हुआ इससे 20 दिन पहले ही तैयारी कर ली गई थी। 12 दिन तक प्लानिंग चली है कि कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे एक्शन होगा। पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरों ने 8 बैठकें की हैं और टॉप अधिकारियों के साथ सरकार लगातार संपर्क में रही। एक्शन से पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भगवंत मान मिलने आए थे पिछले दिनों। चर्चा के बाद CRPF को पंजाब भेजने का फैसला किया गया कि जब अमृतपाल पर ट्रैप किया जाएगा उस वक्त पंजाब के हालात खराब ना हो, इसलिए फोर्सेस भेजे गए। 10 कंपनियां पंजाब पहुंच गईं, जिसके बाद सेंट्रल फोर्स मिलने के बाद अधिकारियों की फिर से बैठकें हुई। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ने बैठक की, साथ ही साथ इंटेलिजेंस चीफ, काउंटर इंटेलिजेंस के ADGP की ज्वाइंट मीटिंग हुई। इन सब बैठकों के बाद 18 मार्च को ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और अब मैं आपको बताता हूं कि अभी अमृतपाल आखिर कहां है। अमृतपाल क्या पंजाब में है या अमृतपाल कहीं भाग भी सकता है, इसकी भी गुंजाइश है। तो देखिए अमृतपाल अगर भागेगा तो जाएगा कहां। अब आप देख रहे हैं भारत से सबसे पहले भाग कर ये जाएगा नेपाल। इसके लिए आसान है नेपाल भागना, और नेपाल से कहां भाग सकता है, यानी भारत तो कनाडा वाया नेपाल जाएगा, यानी नेपाल से कनाडा भाग सकता है। दूसरी जगह नेपाल से पाकिस्तान भी भाग सकता है ये, क्योंकि पाकिस्तान ही इसकी मदद करता आया, और नेपाल से UAE, क्योंकि इससे पहले ये दुबई रहता था, बताया जाता है वहीं इसका ट्रांसपोर्ट का काम था। UAE नहीं भागा
तो ये नेपाल से ऑस्ट्रेलिया भी भाग सकता है, वहां भी खालिस्तानी संगठन मौजूद है, और या फिर नेपाल से ब्रिटेन जा सकता है। ये वो 5 जगह हैं जहां ये भाग सकता है। अब आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, पहली बार टीवी पर आप सुनने जा रहे हैं अमृतपाल के पिता को, जो पंजाब में रहते हैं। सुनिए जरा अमृतपाल के पिता क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन वो कहीं भाग नहीं था। अगर परसों बोल रहा था उसको भागने का, उसको अभी भी वो पुलिस गिरफ्त में है, उसको भागने का कोई प्लानिंग था। 9 बजे तक इधर घर में था, 8-9 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे शायद ऐसा सुना निकल के गया। अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहिए तो इधर पकड़ लेना, आ जाना चाहिए था। कभी पहले उन्होंने कोई नोटिस भेजा कि हाँ कि तुम गिरफ्तारी दो? ये तो अचानक ड्रामा बनाया जा रहा है। लेकिन वो कहीं भाग नहीं था। अगर परसों बोल रहा था उसको भागने का, उसको अभी भी वो पुलिस गिरफ्त में है, उसको भागने का कोई प्लानिंग था। 9 बजे तक इधर घर में था, 8-9 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे शायद ऐसा सुना निकल के गया। अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहिए तो इधर पकड़ लेना, आ जाना चाहिए था। कभी पहले उन्होंने कोई नोटिस भेजा कि हाँ कि तुम गिरफ्तारी दो? ये तो अचानक ड्रामा बनाया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं क्या अमृतपाल का ISI कनेक्शन है, क्या अमृतपाल का पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। इन सब की जांच बहुत गहराई से हो रही, उसके बाद ही यह शिकंजा कसा गया। अमृतपाल अब ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, अमृतपाल को जहां जाना है चला जाए, लेकिन पुलिस से ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। अमृतपाल को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर रखा था। अमृतपाल के संगठन वारिस पंजाब डे की फंडिंग को लेकर यह अलर्ट था कि इसका पैसा कहां से आ रहा है, इस पर पूरी नजर है। अमृतपाल के ISI कनेक्शन के भी सबूत मिले, यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के संपर्क में था ये। इसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई कि भारत में एक शख्स अपनी सेना बना रहा है, अपनी फौज बना रहा है, ISI से कनेक्शन है। अमृतपाल को विदेशों से भी पैसा आ रहा था, ऐसा भी शक है। विदेशों से आने वाले पैसे पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी इसे मदद मिली है, जिसमें जैश और लश्कर जैसे संगठन है। महंगी गाड़ियों के इस्तेमाल से भी शक और बढ़ गया। खालिस्तानी लखबीर सिंह रोडे के संपर्क में था अमृतपाल। अमृतपाल केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि यहां ऐसा एंगल आ गया है। अमृतपाल पर रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA भी लगाया जा सकता है। यह है तैयारी। लेकिन अमृतपाल जो चाहता है वैसा पंजाब में उसको समर्थन नहीं मिला। बहुत कम लोग हैं जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं तस्वीरें, देखिए जरा, ज्यादातर ने अपने मुंह छिपा रखे हैं। अब आप इसके पीछे मकसद समझिए। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सभी ने मुंह ढक रखे हैं। इसके पीछे भी गहरी साजिश है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, एक ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। पंजाब के कुछ और शहरों में इस तरह के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अमृतपाल को लग रहा था कि उसकी गिरफ्तारी के बाद लोगों का समर्थन मिलेगा, जो सड़कों पर नहीं दिख रहा। ये आप देख रहे हैं, पंजाब की जनसंख्या के हिसाब से जो सड़कों पर निकल रहे हैं वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड प्रोटेस्टर्स हैं, बहुत कम लोग हैं जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दरअसल अमृतपाल जो है, अमृतपाल बनना क्या चाहता था, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अमृतपाल बनना चाहता था पंजाब का भिंडरेवाला। है तस्वीर देख रहे हैं, ये भिंडरेवाला की तस्वीर है, और ये तस्वीर देखिए, ये अमृतपाल की तस्वीर है। अमृतपाल चाहता था पंजाब का भिंडरेवाला बनना, लेकिन वो दौर बीत गए। वो दौर दूसरे हुआ करते थे जब पंजाब में कुछ भी हो जाया करता था। पंजाब में लोग समझदार हैं, और जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नजर रखी थी अमृतपाल पर, अमृतपाल ऐसा कर ना सका। अब हो क्या रहा, अगली तस्वीर दिखाएंगे। क्या चाहता था अमृतपाल? ये चाहता है, जो ब्रिस्बेन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां खालिस्तान को लेकर, यानी पंजाब को खालिस्तान बनाने को लेकर जनमत संग्रह हुआ है ब्रिस्बेन में, रेफरेंडम हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इसी तरह के इक्का दुक्का प्रोटेस्टर्स जो हैं अलग अलग देशों में है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कनाडा से इस तरह की तस्वीरें आती हैं। जब आपको याद होगा, सामने भारत के लोग थे झंडों के साथ, दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थक थे। जब आमने सामने आ गए, दोनों आपस में भिड़ गए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ था, जब जो झंडा लेकर, तिरंगा लेकर जा रहे थे, खालिस्तानी उनसे बदसलूकी करने लगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा खालिस्तानी मिशन है क्या, ये लोग चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, इस मिशन के पीछे की तैयारी क्या है,
यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोशिश यह है, खालिस्तान का मतलब है खालसाओं का देश, यह है खालिस्तान का मतलब। सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कि एक अलग देश हो। सिख अलगाववादी ये आंदोलन है और अमृतपाल जैसे अलगाववादी लोग इसी तरह का जहर बोते हैं और जहर बोने के बाद अपनी दुकानें चलाते हैं विदेश और दुनिया भर से पैसा लेकर, और कोशिश ये है इसी तरह का अलगाव और नफरत पैदा की जाए पूरे पंजाब में। पंजाब को खालिस्तान नाम से अलग राज्य की मांग की। 1929 में मास्टर तारा सिंह ने खालिस्तान की मांग की थी, पंजाब को अलग कर खालिस्तान देश बनाने की मांग थी। इसको लेकर बहुत से आंदोलन हुए और आजादी के बाद पंजाब दो प्रांत में बंट गया। एक हिस्सा गया पाकिस्तान में और दूसरा हिस्सा भारत में। दोनों पंजाब को एकजुट कर खालिस्तान बनाने की मांग है, यानी पाकिस्तान का और भारत का पंजाब। 1970 के दशक में खालिस्तान आंदोलन ने और जोर पकड़ा। 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था, जो हिंसक हो गया। जरनैल सिंह भिंडरावाला ने हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। अमृतपाल भी भिंडरावाला बनना चाहते थे। हिंसक आंदोलन में कई लोगों की जानें चली गईं और उसी के जरिए, उसी के तहत मैं कहूंगा हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें भिंडरावाला मारा गया था। यही मकसद था अमृतपाल का। मकसद पूरा होने से बहुत पहले ही अमृतपाल शिकंजे में आ गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब सियासी जगत से खबर है, विवादित बयान पर राहुल गांधी फंस गए। राहुल गांधी के लिए आज संडे जो था वो अच्छा नहीं था। तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब घर से निकले वो तस्वीर थी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को गुड मॉर्निंग कहने घर कौन पहुंचा था, अगली तस्वीर दिखाई। दिल्ली पुलिस आज सुप्रभात के साथ पहुंची राहुल गांधी के दरवाजे पर, दस्तक दी। राहुल गांधी को इल्म नहीं था कि पुलिस वेलकम करेगी, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही देखिए कौन पहुंचा, अगली तस्वीर दिखाई। कांग्रेस के कार्यकर्ता, देख रहे हैं आप, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए कि राहुल गांधी के घर आकर पुलिस क्यों पहुंची है। प्रदर्शन करने लगे, हंगामा करने लगे घर के बाहर ही। अगली तस्वीर दिखाई सर। उसके बाद कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पहुंच गई। तस्वीर देख रहे हैं राहुल गांधी के घर आकर पुलिस क्यों गई। अगली तस्वीर दिखाई। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम पहुंच गए राहुल गांधी के घर। कौन सी बड़ी बात आ गई कि राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची तो अशोक गहलोत पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाई सर। कांग्रेस के एक और प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा भी राहुल गांधी के घर पहुंच गए जब पुलिस मौजूद थी। अब आपको आइए बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची क्यों, क्या वजह थी। राहुल गांधी से मिलने गई थी, सवाल करने गई थी, नोटिस देने गई थी, क्यों पहुंचे कमिश्नर ऑफ पुलिस। देखिए जरा, वजह थी ये देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी पहुंची राहुल गांधी के घर। आज सुबह सुबह राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंच गई और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी हुड्डा खुद पहुंचे राहुल के घर। हुड्डा के साथ दिल्ली पुलिस की पूरी फौज थी। शुरू में राहुल गांधी पुलिस को टटोलते रहे कि आखिर पुलिस आई क्यों है। पुलिस से बचने की पूरी कोशिश करते रहे राहुल गांधी। कामयाब नहीं हुए तो 2 घंटे बाद उन्हें मिलने के लिए हामी भरी। पुलिस ने उनसे उनके बयान पर डिटेल्स मांगी और जो बयान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर दिया था राहुल गांधी ने, जिसमें कहा था महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। राहुल गांधी ने जवाब के लिए पुलिस से वक्त मांगा कि मुझे और वक्त दीजिए। कहा बहुत लोगों से मिले हैं, जवाब में वक्त मिलेगा। याद नहीं किसने बात कही थी, राहुल ने तो बोल दिया। पुलिस उन्हें जल्द जवाब देने की ताकीद कर लौट गई कि आप जल्दी जवाब दीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल ने बाकायदा पुलिस को एक जवाब भेज दिया। 4 पन्नों के इस जवाब में राहुल ने सियासी बयानबाजी की, जवाब नहीं दिया, जिसमें उन्होंने पूरे मामले को अडानी से जोड़ दिया और विस्तार से जवाब के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है कि मुझे 10 दिन और दीजिए। पुलिस के नोटिस पर भी राहुल ने सवाल उठाए। दरअसल उनके एक बयान पर पुलिस ने संज्ञान लिया था। 15 मार्च को उन्हें जवाब के लिए नोटिस देने गई थी पुलिस, लेकिन राहुल गांधी ने नोटिस लेने से तब इनकार कर दिया था और अब गई थी पुलिस। दिल्ली पुलिस 3 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई थी। 16 मार्च को पुलिस दोबारा उनके घर गई और उनसे पूछताछ की
तब उन्हें जाकर नोटिस रिसीव किया था राहुल ने, लेकिन अब तक जवाब नहीं दिया था राहुल ने, और इसी वजह से पुलिस आज उनके घर पहुंची थी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर। हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अरे इसके बाद कैसे बवाल हुआ? बवाल ट्विटर पर हुआ। सबसे पहले रविवार का दिन था, नेता घर से निकलते कम है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी ने महिलाओं को अपनी समस्याएं व दर्द साझा करने का एक सुरक्षित मंच दिया। ऐसी हरकतों से हमारा हौसला और मजबूत हुआ। हम जवाब लेकर रहेंगे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, सावरकर समझाए क्या, नाम राहुल गांधी है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा, कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान न करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी को नहीं पता कि वो क्या कर रही है, वो नहीं जानते कि वो किसे निशाना बना रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा, राहुल को अपनी मूर्खता से बाज आना चाहिए। ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की महिलाओं और लोगों का अपमान होता है। गलत बयानी करेंगे तो पुलिस और जांच एजेंसियां तो उनसे पूछताछ करेंगी ही। अब जरा सुनिए जितने लोग राहुल गांधी के घर पहुंचे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस को भेजकर वो इश्यू को अलग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे। वो हताशा में ये काम करते जा रहे हैं और पुलिस अगर पूछ रही है कि देश के अंदर आप माहौल को खराब करने, विदेशी ताकतों को, टूल किट को मौका देने के लिए अगर आप कहते हैं ऐसे सवाल, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। पुलिस का ये कहना है कि जिसने आके आपको क्या पूछा, क्या बताया, कौन है। ये यात्रा के संदर्भ में तो कभी कोई कानून, कोई भी नहीं कोई कानून कह सकता कि कोई यात्रा कर रहा है व्यक्ति तो वो कोई गलत काम या गैर कानूनी काम कर रहा है, अगर वो यात्रा तुरंत रोक कर सबसे निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज नहीं करवाया एफआईआर। ये कभी सुना है आपने? ये तो आपका कॉमन सेंस ही बताता है आपको। और दूसरा, ये तो सिर्फ बहाने निकाले जा रहे हैं हैरेसमेंट के, प्रतिशोध के, उत्पीड़न के, और तीसरा उसके लिए समय नहीं दिया जा रहा है। ये दूसरे बार 3 दिन में आना, जैसा उन्होंने कहा कैमराज और कमिश्नर और ये और वो, ये सब सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए है। तुरंत में क्या एक्शन लिया इन्होंने? कठुआ में क्या एक्शन लिया इन्होंने? जवाब दें इनका। क्या इन्हें जानकारी नहीं है उन महिलाओं की? उनके ही बारे में तो बताएं पहले, क्या एक्शन लिया इन्होंने? सरेआम यहाँ महिलाओं के साथ जो होता है उसमें तो कोई एक्शन लेते नहीं है। उस वक्त तो ये झंडा बरदार बन जाता। तो कांग्रेस इधर बवाल कर रही है, लेकिन बीजेपी हरगिज बैकफुट पर जाने की तैयारी में नहीं है।
राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया है भारत के लोकतंत्र के खिलाफ, बीजेपी की तैयारी यह है, बीजेपी के एक सांसद की मांग है कि राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया जाए। रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहेंगे? क्या राहुल की जाने वाली है संसद की सदस्यता? विदेश में भारत के खिलाफ बोलने पर राहुल पर बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में घेरेबंदी के बाद बीजेपी एक कदम आगे बढ़ गई है। राहुल पर इस बार पीछे हटने की कोई तैयारी नहीं। बीजेपी के सांसद ने राहुल गांधी को संसद से निकाले जाने की मांग की है। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? If something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. बस ये जो बयान है राहुल गांधी का, इसके बाद क्या राहुल गांधी की संसद से छुट्टी हो जाएगी, उनकी सदस्यता छिन जाएगी? आखिर कौन कह रहा है और क्या एक्शन हो सकता है, देखिए जरा। और किस किस की सदस्यता इससे पहले गई है अतीत में, यह भी आपको बताऊंगा। राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर से यह मांग की गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। राहुल का आचरण संसद सदस्य जैसा हरगिज नहीं है। राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया है। राहुल के आचरण की जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाए। राहुल को निष्कासित करने का समय आ गया है। निशिकांत दुबे ने इसके लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, खत लिखा है। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया था। ब्रिटेन में कहा था दूसरे देश भारत में हस्तक्षेप करें, लोकतंत्र बचाएं। संविधान में सदस्यता खत्म करने का कोई जिक्र नहीं है। तो फिर सदस्यता कैसे जाएगी राहुल की? सदन प्रस्ताव पारित कर सदस्यता खत्म कर सकती है। प्रस्ताव पारित करने से पहले जांच कराना जरूरी है। भारत में पहला ऐसे 4 बार हो चुका है। सबसे पहले 4 बार हो चुका है। जो बड़े लोग हैं जिनके साथ हुआ, नेता, वो कौन कौन थे? उनमें सुब्रमण्यम स्वामी एक है। 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता गई। स्वामी जनसंघ के नेता थे, राज्यसभा से सांसद थे उस वक्त। देश की संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगा था इन पर। 10 सांसदों की कमेटी ने स्वामी को दोषी पाया था। 1978 में इंदिरा गांधी पर भी कार्रवाई हुई थी। इंदिरा गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा था। तब उन पर सदन की अवमानना के गंभीर आरोप भी थे। काम में बाधा और अफसरों को धमकाने के आरोप थे। उन पर झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप भी लगे थे। उन्हें जेल भेजने का फरमान भी सुनाया गया था। बाद में उनका निष्कासन वापस ले लिया गया था। 11 सांसदों की भी सदस्यता गई थी 2005 में। 11 सांसद जिनकी सदस्यता रद्द हुई, इनमें 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद थे। इन पर सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप लगा था। सभी सांसद एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे और कमेटी ने दोषी पाया। सबकी सदस्यता खत्म हो गई थी। तो अगर इसी तरह से एक्शन राहुल गांधी पर होता है तो एक कमेटी बनेगी, कई सांसदों की कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद उनकी सदस्यता जाने की कार्रवाई हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। लेडी डॉन अतीक की पत्नी शाइस्ता पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन मायावती ने इनविटेशन भेज दिया, न्योता, शादी का न्योता मायावती के घर से गया है। अतीक और उनकी पत्नी को पुलिस तलाश रही है। मायावती ने जो शादी का कार्ड भेजा, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मायावती के दरअसल भतीजे की शादी होनी, सियासत में भी भतीजा इंपॉर्टेंट रोल में है। यह शादी का कार्ड देखिए, लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड कुमारी मायावती। अगर ये न्योता गया है और मायावती का नाम है इस पर खुद, तो ये भेजा तो मायावती के जरिए ही गया है। रिपोर्ट देखिए जरा। $25,000 की इनामी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को पूर्व सीएम मायावती ने भतीजे की शादी का न्योता भेजा है। सवाल यह कि जिस लेडी डॉन को पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज रही है, मायावती उसे घर की शादी में क्यों बुला रही है? माफिया अतीक का राजनीति में भी काफी दखल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि किसी ने अतीक परिवार के लिए दरियादिली दिखाई हो।
डॉन शाइस्ता तो प्रयागराज से बसपा के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। तो आप सुन रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी, जो शायर हैं, अभी सांसद हैं कांग्रेस के, तब सांसद नहीं शायर हुआ करते थे, और अतीक की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे कि बरसों तक कोई अतीक नहीं होगा। आइए अब आपको बताते हैं जो इनविटेशन भेजा गया। ये है लेटर, ये मायावती, ये उनके भतीजे, उनकी शादी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता को ये मायावती का न्योता है, ये खबर है। मायावती ने शाइस्ता को भतीजे की शादी का कार्ड भेजा है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की 26 मार्च को शादी है। गुड़गांव के एम्बियंस आइसलैंड में शादी समारोह है। शादी के लिए 3000 मेहमानों को बुलाया गया है। बीएसपी के प्रयागराज पदाधिकारियों के पास भी यह न्योता पहुंचा है। शादी में प्रयागराज मंडल से 49 लोगों को न्योता दिया गया। लिस्ट में कई पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं जिन्हें जगह नहीं मिली है, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम से भी कार्ड आया है। कार्ड देने वालों की लिस्ट मायावती ने खुद तैयार करवाई, सोर्सेस से जानकारी। सूची में उमेश पाल शूटआउट के 2 हफ्ते, जो सूची लिस्ट है, शूटआउट के 2 हफ्ते बाद तैयार हुई। शाइस्ता के कार्ड से बीएसपी के पदाधिकारी भी हैरान है। शाइस्ता के घर पर बुलडोजर चल चुका है और अतीक परिवार के लोग फरार हैं या कस्टडी में हैं। शाइस्ता का कार्ड पहुंचाना पदाधिकारियों के लिए चुनौती है और शाइस्ता को उनके ईमेल पर यह कार्ड भेजा जा सकता है, उनका कहना। उमेश पाल मर्डर हत्याकांड में शाइस्ता आरोपी हैं, फरार हैं। पुलिस शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है शिद्दत से। शाइस्ता शादी समारोह में शामिल नहीं होंगी, संभव है, लेकिन कार्ड भेजने के पीछे मकसद सियासी है। शाइस्ता 5 जनवरी 2023 को बीएसपी में शामिल हुई। शाइस्ता के जरिए मुस्लिम वोट साधने की कोशिश है, तो 25,000 की इनामी भी है शाइस्ता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, मायावती ने अपने भतीजे की शादी में शाइस्ता परवीन को कार्ड भेजा है। नहीं भेजना चाहिए था। उन्होंने भेजा है तो क्यों भेजा है, वो उनका जवाब वही देंगी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या कनेक्शन रहा है अतीक अहमद का और सियासतदान का। मायावती ने बेवजह नहीं भेजा, ये आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव, अतीक बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बैठे, मुलायम सिंह यादव से अच्छी बातचीत, अच्छे रिश्ते, पार्टी में रहे। तो ये जो सियासत के और अतीक के रिश्ते हैं बहुत पुराने। पत्नी को अगर न्योता भेजा गया तो उसके पीछे भी कुछ वजह है। क्यों? क्योंकि पत्नी की खबर यह कि पत्नी पहले तैयारी ये थी कि मेयर का चुनाव प्रयागराज से बसपा पे लड़ने वाली थी। तो अतीक का राजनीतिक रसूख मैं आपको बता रहा हूं। 1989 में अतीक पहली बार निर्दलीय विधायक बने। अतीक 3 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं। 96 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए। दावा है कि मुलायम अखिलेश से करीबी रिश्ते थे। सपा सरकार में अतीक का खास रुतबा हुआ करता था। 2004 में सपा के टिकट पर सांसद चुने गए। फूलपुर सीट से अतीक सांसद का चुनाव जीते। 2007 में अतीक मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित हुए। राजूपाल हत्याकांड के बाद मायावती ने एक्शन लिया था। मायावती की सरकार ने अतीक को भगोड़ा घोषित किया था। दिल्ली से अतीक को गिरफ्तार किया गया और 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आ गई, जिसके बाद अतीक को जमानत मिल गई। 14 में सपा के टिकट पर श्रावस्ती से चुनाव भी लड़ा। अतीक लोकसभा का चुनाव हार गए। ये अतीक का प्रोफाइल है। लेकिन आज एक और तस्वीर आई है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी तस्वीर है। आज जो तस्वीर आई वो तस्वीर दिखाइए पहले। ये तो आप उमेश पाल की हत्याकांड की पहली तस्वीर, ये आज की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये अंदर की तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं। एक तस्वीर 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी कि ये देख रहे हैं। उसके बाद देखिए सिपाही उठाए, गनर कंधा उड़ चुका है। ये देखिए भागे अंदर ही उमेश पाल। ये देखिए धमाका जो बम मारा था गुड्डू मुस्लिम ने, ये बम फटा। ये जो गनर अंदर भागा था वो गिर गया, उसको उठाकर अंदर ले गए। देखिए उसका हाथ पूरा, कंधा पूरा टूट गया इस धमाके में, ये देख रहे हैं आप। और उसके बाद राघवेंद्र की मौत भी हो गई। आइए अब मैं आपको तीसरी तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, दिखाइए जरा। पूरा सीसीटीवी आप देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। और इसको सीक्वेंस से मैंने सारे सीसीटीवी जोड़ दिए। देखिए ये अंदर भागा, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बाहर फायरिंग हुई। उसके बाद यहां से ये अंदर की तरफ भागा, असद निकला है, असद अंदर की तरफ भागा है। ये देखिए ये गनर भागे राघवेंद्र और अंदर भाग के अंदर की तरफ घुसे। उसके बाद देखिए धमाका जो हुआ और राघवेंद्र यहां गिर गए। यानी वो बम फेंका और राघवेंद्र गिरे हैं अंदर, और उसके बाद पूरा हाथ उनका उड़ चुका था और राघवेंद्र की मौत हो गई। उमेश पाल अंदर की तरफ भागे, पीछे पीछे राघवेंद्र और असद भागा। असद ने गोली चलाई, ये देखिए यहां बम फेंका ऊपर,
और ये बम आकर फटा है और राघवेंद्र गिर गए आगे की तरफ। लोगों ने उठाया उन्हें, तब तक उनका कंधा पूरी तरह से उड़ चुका था। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, जो राघवेंद्र हैं वो इस शूटआउट में शहीद हो गए हैं। राघवेंद्र के बारे में आपको बताऊं, हमले के बाद राघवेंद्र घायल हो गए थे। राघवेंद्र को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लखनऊ में इलाज के दौरान राघवेंद्र की मौत हो गई। राघवेंद्र उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले हैं। राघवेंद्र अपने घर में कमाने वाले इकलौते शख्स थे। राघवेंद्र के पिता भी पुलिस सेवा में ही थे। 2014 में उन्नाव में चुनाव के दौरान उनकी मौत हो गई थी। राघवेंद्र के बाबा की भी पुलिस सेवा के दौरान मौत हुई थी। 4 मई को सिपाही राघवेंद्र की शादी भी होनी थी। 30 अप्रैल को तिलक का कार्यक्रम रखा गया था। परिवार में उनसे छोटी 2 बहनें और एक भाई भी है। परिवार अतीक गैंग पर कड़ी कार्रवाई चाहता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन अतीक एक गैंग बना रहा था। अतीक का जो गैंग है, उस गैंग का नाम है IS-227। उस गैंग के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। वॉल फ्लोर ग्राफिक्स लेंगे। उस गैंग के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है कि उस गैंग में कई सदस्य थे। कौन कौन थे जिन्होंने मिलकर ये IS-227 बनाया, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा अतीक का गैंग है, जिसमें खुद अतीक, उनकी पत्नी, उनका बेटा असद, अली, उमर और भाई अशरफ। IS-227 अतीक के गैंग का उत्तर प्रदेश पुलिस रिकॉर्ड में खास नाम है। IS-227 के नाम से दर्ज है ये अतीक का गैंग। गैंग में पहले अतीक और उसके भाई अशरफ का नाम था। सिर्फ 2 लोग थे गैंग में। उमेश पाल हत्याकांड के बाद गैंग में परिवार की भी एंट्री हो गई। अब पुलिस अतीक के परिवार का नाम जोड़ेगी इस पूरे गैंग में। अतीक की पत्नी शाइस्ता, अतीक के बड़े बेटे उमर और छोटे बेटे अली और असद का नाम भी इस IS-227 में जुड़ गया। मायावती के शासन में अतीक गैंग को रजिस्टर्ड किया गया था। उस वक्त पुलिस ने गैंग के 140 सदस्यों की लिस्ट तैयार की थी। गैंग में शामिल कई सदस्यों की मौत हो चुकी है पहले, और अतीक की फैमिली पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं इस गैंग के तहत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर मुंबई से आई है। खबर यह है कि मुंबई बनेगा माधव नगरी। ये कौन कह रहा है? दरअसल बाबा बागेश्वर जो है मुंबई में 2 दिन का कार्यक्रम बाबा बागेश्वर का, और आज उन्होंने बड़ा ऐलानिया कर दिया। बाबा बागेश्वर का कहना है कि नाम तो माया नगरी का भी बदला जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं देखिए जरा। उनका कहना है माया नगरी जो है वो माधव नगरी होनी चाहिए। मुंबई में बाबा बागेश्वर ने यह बड़ा ऐलान किया है और कहा है मुंबई का नाम माधव नगरी हो। मुंबई को माधव नगरी बनाया जाएगा। 2 दिन के मुंबई दौरे पर बाबा बागेश्वर हैं। उनके दौरे का सियासी दलों ने विरोध किया था पहले। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट ने सवाल उठाए थे। विरोध के बावजूद 2 दिन महादिव्य दरबार चला बाबा का। दरबार में पहले दिन धर्म के प्रचार प्रसार पर जोर रहा। कहा हिंदू का विरोध करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। धर्म का त्याग कर दूसरे धर्म को अपनाए वो हिंदू नहीं है। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर को क्या कह रहे हैं। हमने भी पहले सनातन के लिए विचार किया, अब प्रचार कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई तो आओ, आज से माया को नहीं, मुंबई वालों किसको पकड़े? माया नगरी को अब कौन सी नगरी बनाना है? कौन सी नगरी बनाना है? घर घर झंडा लगाना है और दरवाजे के बाहर लिखना है माया नगरी नहीं, ये माधव नगरी है। और आज की एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जो यूक्रेन से आई है। ये पुतिन को आप देख रहे हैं। पुतिन यूक्रेन में घुस गए, गाड़ी चला रहे हैं पुतिन। आइए पूरी तस्वीर मैं आपको बताने जा रहा हूं। पुतिन की जो एंट्री यूक्रेन में हुई है, सोचिए कुछ दिन पहले बाइडेन यूक्रेन में थे। पुतिन ने न सिर्फ कब्जा किया है बल्कि अंदर दाखिल हो गए। 40-60 विजुअल दीजिए। दरअसल पुतिन गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। पुतिन न सिर्फ कार चला रहे हैं, देख रहे हैं तस्वीरें आप। पुतिन खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, मारियोपोल में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुतिन की। जंग के बाद पहली बार पुतिन नजर आए यूक्रेन में। पुतिन ने दुनिया के सामने फिर अपना रुतबा दिखा दिया।
बेखौफ होकर यूक्रेन की सड़कों पर निकले। यूक्रेन के मारियोपोल में पुतिन ने खुद कार दौड़ाई है। कई जगह कार रोककर पुतिन ने लोगों से भी मुलाकात की है। खुलकर वो दिखा रहे थे कि मारियोपोल अब रूस के कब्जे में और वो अमेरिका और यूरोप के किसी चैलेंज के सामने झुकने वाले नहीं है। पिछले महीने बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंच गए थे। बाइडेन सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन फिर भी वो गुपचुप गए थे, ट्रेन से गए थे यूक्रेन। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन पहुंचे, मारियोपोल पहुंचे और वहां खुद गाड़ी चलाते नजर आए। बाइडेन ने कीव में जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इसके बाद रात के अंधेरे में यूक्रेन से उड़ान भरी। मतलब बाइडेन को यूक्रेन दौरे में पुतिन के हमले का डर था, लेकिन पुतिन को कोई खौफ नहीं। बेखौफ होकर पुतिन दिखाई दिए। शनिवार को पुतिन रूस के कब्जे वाले क्रीमिया गए थे। क्रीमिया भी पहले यूक्रेन का ही हिस्सा हुआ करता था। 2014 से क्रीमिया रूस के कब्जे में आया और अब पुतिन यूक्रेन के मारियोपोल पहुंच गए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुतिन की तस्वीरें हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त एमएस बिट्टा जुड़ गए, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं। बिट्टा जी, जो खालिस्तान की मांग करते हैं और खासकर ये अमृतपाल, इसे लेकर एक सस्पेंस लगातार बना रहा है। मैं बार बार कह रही हूं, 6 महीने पहले इसके भारत आने की खबर आती है, समर्थकों की फौज जुड़ जाती है और खालिस्तान की